जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं जी। हमारे देश को जो चला रहा है आरएसएस संगठन, उसका जो मुखिया मोहन भागवत, वो क्या कहता है आप देखिए कि शादी जो है वो कोई बंधन थोड़ी है, एक समझौता है, एक समझौता है जी। तो ये समझौता करने वाले लोग तो सत्यानाश कर रहे हैं इस देश में। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को खत्म यही लोग कर रहे हैं आरएसएस वाले। अगर आप हिंदू की बात करते हैं तो मैं एक बात और उठाती हूँ आपके सामने, इसको प्रमुखता से उठाइए आप अपने चैनल से जी। हम हिंदू मानते हैं और हिंदू सबसे ज्यादा राम को मानता है जी। राम किसका बेटा है? दशरथ का बेटा है। दशरथ के कितनी रानियां थी? राम के कितनी माँ थी? 3 रानियां, 4 3 थी ना। हाँ। ठीक है। जब वो 3 औरतों से शादी कर सकता है तो दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते भाई, अगर तुम हिंदू हो तो? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर और हरियाणा प्राइम टाइम। हत्याएं हों या फिर वायलेंस, जब सभ्य समाज की बात आती है तो दोनों ही को गलत ठहराया जाता है, परंतु उसके बावजूद भी सभ्य समाज में ये घटनाएं, चाहे महिलाएं हों, चाहे वो छात्र या फिर नौजवान हों, या फिर जाति और धर्म के नाम पे, इस तरीके की घटनाएं आम तौर पे दिखाई इसी सभ्य समाज में देती हैं। इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हैं जो जाति धर्म से परे कर्म पर विश्वास रखती हैं, जो उनका स्लोगन है। उनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये जो समाज में समय समय पर इस तरीके की घटनाएं आती हैं उस पे उनका क्या मानना है। तो मेरे साथ हैं कांता आलड़िया जी, जो रोहतक में जब भी दबे कुचले की बात आएगी, जब भी किसी पीड़ित के साथ खड़े होने की बात आएगी तो शायद सबसे पहला नाम नज़र आएगा। तो कांता जी, आपका द अवेयर और हरियाणा प्राइम टाइम में स्वागत। जी नमस्कार, थैंक यू। मैडम, अभी 2 दिन पहले ही रोहतक के अंदर एक दर्दनाक घटना हुई कि सरेआम बीच सड़क पे धड़ाधड़ गोलियों के साथ हत्याएं कर दी जाती हैं नौजवानों की। ऐसी जगह जहां बिल्कुल सामने शिक्षा का मंदिर यानी कि यूनिवर्सिटी है, एक गहमागामी वाला चौराहा है, परंतु प्रशासन आंख मीटे बंद किए बैठा रहता है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो आपने प्रश्न किया है उसका जवाब दूं आपको जी कि आमतौर पर नौजवानों की हत्याएं होती हैं, वायलेंस होता है जी। किसी भी उसको लेके, मान मर्यादा को लेके या धन दौलत को लेके या ईगो को लेके, ये चलती रहती हैं चीज़ें। तो इसके लिए अगर मैं अपनी नज़रों से बताऊं तो सबसे पहले मैं कानून के जो रखवाले हैं, जिनके हाथों में कानून की रक्षा का भार है, मैं उनको जिम्मेदार ठहराती हूँ कि जहाँ कानून सख्त होगा वहाँ पर इस तरह की वारदात करने से पहले जो बदमाश तत्व हैं, गलत लोग हैं, वो 100 बार सोचेंगे कि हमारे साथ क्या होगा। तो कानून के रखवाले कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके को लेकर ले, मर्डर हैं, अपहरण है, चोरी है, डकैती है, मारकाट, जो भी है, वो टोटली कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोगों का फेलियर मानती हूँ मैं। किसी भी प्रदेश को दो, किसी भी ज़िले को देख लो आप, जहाँ एसएसपी पुलिस मजबूत है, सख्त है, कानून का डंडा सख्ताई से चलता है और संविधान को मान कर चलता है, वहाँ पर आपको क्राइम का जो रेट है वो गिरा हुआ मिलेगा जी। जहाँ के एसएचओ खुद क्रिमिनल के साथ बैठ के चाय पीते हूँ, शराब पीते हूँ, खुलेआम पैसा लेते हो, तो उस ज़िले में, उस इलाके में, चाहे आप एसपी की कोठी के सामने मर्डर कर दो, कौन रोकने वाला आपको? जी, ये मैं मानती हूँ। मैडम, एक आपने अभी जो है सवाल प्रशासन के ऊपर उठाए, मैं भी निश्चित तौर पे इसी पे आने वाला था, परंतु कैसे जो है रोहतक में, क्योंकि कैपिटल जो है पॉलिटिकल कैपिटल भी इसको बोला जाता है, पूर्व सीएम सिटी भी रही है, तब भी इस तरीके की घटनाएं। देखिए, सीएम सिटी हो या ना हो, कैपिटल हो या ना हो, जी, ज़रूरत है कानून की रक्षा करने वाले का मजबूत होना। जी। हमारे लिए पूरा हरियाणा बराबर है,
पूरा हरियाणा ही मैं कैपिटल मानती हूँ जी। क्योंकि कानून की किताब जो है वो कैपिटल के लिए और नॉर्मल के लिए अलग नहीं है जी। कानून की किताब सबके लिए एक है। और कानून के रखवाड़े चाहे वो पलवल का एसपी हो, चाहे वो चंडीगढ़ का एसपी हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे रोहतक का हो, एसपी तो एसपी है, स्टार तो स्टार है जी। वो अपने दायित्वों का कितना निर्वाह करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये कहती हूँ अगर मैं एसपी बन जाऊँ किसी भी जिले की, मेरे से आप जवाब तलब करें कि क्राइम क्यों हो रहा है, मैं जवाब दूंगी क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है। कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी होगी, मेरी अपने अधिकारियों के ऊपर पकड़ मजबूत नहीं है जी। मेरे अधिकारी जो हैं वो चोर चुक्कों के साथ मिलके पैसा बटोरने में लगे हुए हैं, ये मजबूरी है बिल्कुल। और एसपी कुछ नहीं कर पाता। कुछ एसपी के साथ भी मजबूरियां हैं। जो आजकल के नेता हैं जो नेतागिरी करते हैं वो क्रिमिनलों को साथ देते हैं, गुंडों को अपने साथ रखते हैं। जो गुंडों को नेता अपने साथ रखेगा उसे आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके राज में होगा क्या। फिर गुंडे को जब ये पता है बदमाश को कि मेरा अक्का मंत्री एमएलए पूर्व मंत्री मेरे साथ खड़ा है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, तो करेंगे जी। तो ये खुलेआम नेता और अफसरों का एक गठजोड़ है जो जनता को भोगना पड़ रहा है। तो मैडम अगर मैं पर्टिकुलर अब इस केस पे आ जाऊँ कि भाई जिस तरीके से नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं या होती हैं इस सभ्य समाज में, उस पे परिवारों को किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे कि क्या ये जायज़ हैं ऐसी हत्याएं या फिर इस पर रोक लगनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, नौजवानों को कहना चाहूँगी, अपने देश के किसी भी जाति के किसी भी धर्म के नौजवान बच्चों को कहना चाहूँगी कि वो अपने पूर्वजों का, अपने संस्कारों का, अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए गलत कदम ना उठाएं। मैं भी एक लड़की हूँ, ठीक है, मान लिया मेरे को कोई लड़का पसंद है, कम से कम अपने गांव गोत्र को तो बख्शो जी, अपने रिश्तेदारी को तो बख्शो। कहीं बाहर का कोई लड़का आपको पसंद आ गया, अपने परिवार को बताओ, उनको बता दो कि मैं शादी करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। एक माँ बाप जब बच्चे को पैदा करता है उसके कितने अरमान होते हैं, बेटा हो चाहे बेटी हो, और वो माँ बाप के अरमानों को कुचल कर जब गलत काम करता है तो स्वाभाविक होता है कि वो माँ बाप झेल नहीं पाता। कुछ माँ बाप बेचारे मजबूर होते हैं, कुछ कर नहीं पाते, उनको छोड़ भी देते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो देखिए इस पक्ष में मैं कहना चाहूँगी कि भी जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं जी। बट मैडम ऐसे केस तो बहुत कम है जिसमें गांव की गांव में शादी हो, गोत्र की गोत्र में शादी हो। नहीं, बहुत ज़्यादा हो गए अब तो बहुत ज़्यादा हो गए। अब तो आप ये देखिए ना, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या कहता है कि सगे भाई बहन भी शादी कर सकते हैं। वो तो देखो ला के गलत है ये, नहीं ला ये नहीं कहता, ला ने कभी नहीं कहा कि भाई बहन शादी करो जी, बिल्कुल गलत है। अब हमारे देश को जो चला रहा है आरएसएस संगठन, उसका जो मुखिया मोहन भागवत, वो क्या कहता है आप देखिए कि शादी जो है वो कोई बंधन थोड़ी एक समझौता है। नहीं, बट सबसे ज्यादा कंडम तो वही करते हैं, वही के नाम मैं वही बता रही हूँ आपको, जो इस देश को चला रहे हैं मोदी जैसे, जो भगत हैं आरएसएस के, उनके मुखिया जब ये शब्द बोलते हैं कि शादी कोई बंधन नहीं है, शादी तो एक समझौता है जी, तो ये समझौता करने वाले लोग तो सत्यानाश कर रहे हैं इस देश में। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को खत्म यही लोग कर रहे हैं आरएसएस वाले। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो शादी का एक पवित्र बंधन है, उसके ऊपर वो सवालिया निशान लगा रहे हैं, ऐसे लोग लगा रहे हैं जो खुद शादी नहीं की, जिन्होंने एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदुत्व का एजेंडा उनका, फिर वो ये क्यों कहते हैं कि बंधन शादी बंधन नहीं, पवित्र बंधन नहीं है। बताइए आप, ये तो एक समझौता है। तो दोगले हो तुमने तो भारत देश की परंपरा को खत्म कर दिया। फिर जी तुम कहे कि हिंदू हो, निश्चित तौर पे उस पर भी आएंगे, परंतु आपने एक चीज तो कंडम की कि भाई नौजवानों के इस तरह के कदम नहीं उठाना चाहिए, हमारे सांस्कृतिक पक्ष को समझना चाहिए, बट परिवारों को भी हत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए जी। कानून की शरण में जाएं, और कानून में बहुत से प्रावधान हैं उनके लिए, और मारना काटना, खुद भी अपने परिवार को बर्बाद करना, मैं तो परिवारों को भी यही कहना चाहूँगी भी चलो उन बच्चों ने गलती करके हमारे माथे को कलंकित कर दिया, आपके दूसरे बच्चे भी तो उन्होंने क्या गुनाह किया है, कम से कम आप उनकी तरफ तो देखिए। अगर हमने समाज को सुधारना है, अगर हमने मानवता का संदेश देना है, तो हमें सहन शक्ति और शांति प्रिय तरीके से आगे बढ़ना होगा, ना कि राजनीति करके, ना कि लोगों को गुमराह करके, गलत संदेश दे के। हमारा भारतवर्ष जो है बुद्ध का देश है,
और बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है, मानवता का संदेश दिया, जिसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं है, हम सब बराबर हैं। मानव मानव की सेवा करेगा और मानवता ही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्म है। तो मैडम अहिंसा की तरफ चलेंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भाई ऐसी हत्याएं करके वो निश्चित तौर पे पूरे परिवार को तबाह कर रहे होते हैं। तो वही है कि वो भूल क्यों नहीं जाते या छोड़ क्यों नहीं देते कि भाई तुम जाइए अपनी ज़िंदगी जी लिया, अगर तुम्हें हमारी तरफ से नहीं मान रहे हो तो देखिए वो चीज़ भी नहीं हो सकती इस देश में, क्योंकि जो माँ बाप है उसको समाज ही नहीं जीने देता। अगर वो इस तरीके का फैसला ले भी लेना खुद, आस पड़ोस के, रिश्तेदार के या जो समाज के ठेकेदार हैं, वो लोग उनको जीने नहीं देते हैं। तेरी लड़की भागी, तेरा ये हो गया, उनको बेचारों को फिर तैस में आकर करना पड़ता है। उनको भी साथ मरना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। इसलिए कुछ लोगों की मानसिकता ये हो जाती है भी मैं अगर अपने बच्चों को सजा दूंगा, कम से कम पड़ोसी को तो अकल लगेगी, समाज में गंदगी नहीं फैलेगी। ये मैं कारण मानती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम फिर अब पर्टिकुलर बात कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे आपने बात की है, तो अल्टीमेटली हम बात आगे ठहरती है हिंदू मैरिज लॉ एक्ट पे। तो उस पे इसका मतलब कुछ बदलाव की तरफ बढ़ा जाए? नहीं, हिंदू मैरिज लॉ एक्ट जो है ना जी, वो तो बहुत पुराना बना हुआ है। हमारा हिंदू कोड बिल जो है वो तो बहुत पुराना है। उसमें महिलाओं को अधिकार दिए हैं। अगर आप हिंदू की बात करते हैं तो मैं एक बात और उठाती हूँ आपके सामने, इसको प्रमुखता से उठाइए आप अपने चैनल से। हम हिंदू मानते हैं और हिंदू सबसे ज़्यादा राम को मानता है जी। राम किसका बेटा है? दशरथ का बेटा है। दशरथ के कितनी रानियां थी? राम के कितनी माँ थी? 3 रानियां। 4 तीन थी ना? हाँ। ठीक है। जब वो 3 औरतों से शादी कर सकता है तो दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर तुम हिंदू हो तो तुम ये क्यों कहते हो कि दूसरी शादी नहीं कर सकता? आरएसएस और बीजेपी तो जाना ही उसी तरफ जाती है। नहीं जाना चाहते ना वो तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस भगवान को तुम मानते हो, कृष्ण भगवान को तुम मानते हो, राम को तुम मानते हो, जब राम के बाप ने इतनी शादी की है तो तुम्हारे बाप जब शादी करते हैं तुम करते हो तो फिर उंगली क्यों उठती है? नहीं मैडम, जब कृष्ण भगवान 16,000 रानी रख सकता है तो और भी रख सकता है हिंदू कोई भी। तो फिर नरेंद्र मोदी जी तो राम जी की शरण में गए ना, राम जी भी नहीं गए, सीता जी को छोड़ा तो क्या नाम, ये भी उसने देखो, ये भी आप गलत कह रहे हैं। मोदी तो राम की परिभाषा को भी नहीं समझता। रामायण के अनुसार अगर मैं बात भी करूं तो जी, राम अगर वनवास गया तो सीता को छोड़ के नहीं गया, तलाक दे के नहीं गया। राम अगर नहीं राम अगर गया, नो राम अगर वनवास गया है तो अपने भाई को और अपनी पत्नी को साथ लेके गया है जी। इसने तो शादी करके एक महिला को जीना हराम करके उसको घर में छोड़ के, और ये तो भगोड़ा है जी। आप राम को भगोड़ा कहोगे क्या? राम तो अपनी पत्नी को, अपने भाई को साथ लेके गया, 14 साल बाहर रहा है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी तो अपनी पत्नी से शादी करके उसकी इज्जत खराब करके, और ये तो पूरे महिलाओं के ऊपर कलंक है मोदी तो। बट क्या नाम, आज तो वो महिलाओं के लिए लॉ लेके आ रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के चहेते बने हुए हैं। अरे वो किसी के चहेते नहीं है, वो वोट के चहेते हैं, वो कुर्सी के चहेते हैं, वो धन के चहेते हैं, वो तो नीता अंबानी के चहेते हैं। सब कुछ अंबानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, वो कौन सी महिला के चहेते हैं बताइए आप? निश्चित तौर पे उस पर भी कभी आएंगे। हालांकि आप जायज़ कर रहे हैं कि भाई नीता अंबानी या फिर ट्रम्प के साथ जो आती है महिला, उनके साथ जो है ज़्यादा दिखाई देते हैं वो, बट उस पर कभी फिर आएंगे। अभी वापस जो है महिला, क्योंकि नौजवानों के ऊपर ही आते हैं हम, तो मैरिज एक्ट को किस तरीके से देखते हैं? क्या उसमें देखिए मैरिज एक्ट जो है, एज ग्रुप जो है वो एज ग्रुप बिल्कुल फिट है, कोई कम होने की आवश्यकता नहीं है। 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का बिल्कुल फिट है जी, ताकि वो उसको पता चले दुनियादारी का, वो अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण की स्थिति में आ जाए, उसको हर चीज़ का नॉलेज हो जाए, परिवार कैसे बढ़ेगा, कैसे माँ बाप की सेवा होगी। ये बिल्कुल फैक्ट है जी। मैं इसको सही मानती हूँ। तो फिर कैसे रोकी जाए? तब्दीलियाँ एज से नहीं होंगी, तब्दीलियाँ सोच से होंगी, तब्दीलियाँ विचारों से होंगी, और विचारों पे चल के होंगी। तो विचार कौन सा, क्योंकि आप पेरेंट्स विचार कौन पैदा करेगा? नहीं, आप पेरेंट्स को भी जायज ठहरा रही हैं, नौजवानों को आप विचार कौन पैदा करेगा? विचार समाज पैदा करेगा जी। समाज का ही समूह होता है, एक समूह से ही समाज बनता है। नहीं, समाज तो तमाशगिर बन गया ना, भाई वो कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहा अब वो समाज है नहीं ना, वो क्यों नहीं कर रहा इंटरफेयर जी? क्योंकि जिनके हाथों में सारी ताकतें हैं वो ताकतें उल्टी दिशा में जा रही हैं। आज अगर किसी का मर्डर हो रहा है, आप उसको छुड़ाने चले जाएंगे तो आपको भी सजा भोगनी पड़ेगी किसी न किसी रूप में। क्या आप उसमें शामिल थे? नहीं। ये हालत होगी, हालत होगी, इसलिए कोई आदमी बीच में नहीं आता है।
कानून का खौफ नहीं रहा किसी को। जी। जो शरीफ आदमी है कानून उसी के ऊपर शिकंजा कसता है, गुंडे का कुछ बिगड़ता नहीं है। इसलिए शरीफ लोग जो हैं बेचारे आंख बंद करके खड़े रह के देखते रहते हैं, ये मजबूरी है उन लोगों की। तो हम अब फिर किस तरफ बढ़े, क्योंकि आप मैरिज एक्ट पे भी नहीं चेंज, हमें बढ़ना चाहिए, एज ग्रुप पे भी नहीं बात कर रहे, हमें बढ़ना चाहिए मानवता की तरफ, हमें बढ़ना चाहिए सहन शक्ति की तरफ, हमें बढ़ना चाहिए बदलाव की तरफ, हमें बढ़ना चाहिए अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा की तरफ। जी। जो आज घर घर में टीवी और मोबाइल पर गंद जो दिखाया जा रहा है, नैतिक शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा देने वाले संत साधु जो है आए दिन जो है दुर्व्यवहार और इस तरीके के जो भी चीजें होती है गलत, मैं तो ये कहती हूँ जिनके बच्चे डेरों में नहीं जाते वो नैतिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनके बच्चे इन आवारा जगहों पर जाते आवारा उगाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को ये शिक्षा दो कि इन भगवाधारी ये जो ढोंगी हैं, बलात्कारी हैं, ये डेरा के मठाधीश हैं, इनका बहिष्कार करो, इनको चढ़ावा भी देना बंद करो और अपने बच्चों को भेजना बंद करो। इस देश का भला वैसे हो जाएगा। ये सारे भगवा पहन के तकरीबन ये हैं क्या? अरे साधु सन्यासी को कि जरूरत क्या है किसी चीज की? जी। जो सन्यासी है साधु है वो तो पहाड़ों पर रहते हैं, वो धूणी रमाते हैं, उनको जरूरत क्या इन चीजों की? क्या दिखावा करना है? तो नैतिक शिक्षा किस तरीके की नैतिक शिक्षा हो? नैतिक शिक्षा ये हो कि जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया आप उनकी सेवा कीजिए, जिस समाज में आप रहते हैं अच्छा वातावरण में रहो, आप एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, अपने सही रास्ते पर चलो, झूठ मत बोलो, नशे का सेवन मत करो, गलत शिक्षा किसी को ना दो, गलत ना सुनो, यही नैतिक है। पर उसके बावजूद भी, क्योंकि एक आप कह रहे हैं कि 18 साल और 21 तारीख की जो है बिल्कुल फिट जो है एज ग्रुप है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, परंतु जिस तरीके का आज का मोबाइल कल्चर है, जिस तरीके का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक अट्रैक्शन जो है नेचुरल तौर पे होता है, तो उस दौर में बच्चों को कैसे बचाए रखा जा सकता है, वो भी एक देखो एज कम करने से उससे बचाव नहीं होगा जी। इसका एक ही बचाव है कि हम अपने बच्चों को लिमिट में रखें और जितनी जरूरत है उतने साधन उनको उपलब्ध करवाएं। आज क्या हो गया है, पहले कई बच्चे होते थे, नहीं पहले कई बच्चे होते थे, माँ बाप इतना ध्यान नहीं देते थे, आज 1 या 2 बच्चा पैदा करते हैं जी। वो टोटली ध्यान बच्चों के ऊपर रहता है और अनाप शनाप तरह की चीज़ें बच्चों को मुहैया कराते हैं और उनको हम देख नहीं पाते क्योंकि हम खुद भी व्यस्त हैं, हमारे पास अपने बच्चों को अपने माँ बाप को देने के लिए समय नहीं है। इसलिए आज हम जो देख रहे हैं हमारा माहौल खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है परिवारों का। हमें परिवार में बैठ के समय देना चाहिए, पीछे का इतिहास देखना चाहिए, भविष्य को देखना चाहिए। कौन दिखाएगा? वो ये वर्तमान पीढ़ी ने क्या किया है, वो अपने आप में मशगूल है जी। माँ अलग मशगूल है, बाप अलग मशगूल है, बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, तो संस्कार हमारे यहाँ से खत्म हो गए। ये है नैतिक शिक्षा जी। जब तक पहले हमारे ज्वाइंट परिवार होते थे, आज परिवार हैं कहाँ जी, ये है पतन। ये थी कांता आलड़िया जिन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि बच्चों की तरफ जो है उनकी परवरिश में, उनके संस्कारों में परिवारों को बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना होगा, तभी जो इस तरह की घटनाएं हैं उनसे बचा जा सकता है। निश्चित तौर पर उन्होंने एक आह्वान नौजवानों से भी किया कि उन्हें तमाम चीज़ों के जब वो आकलन करते हैं उसमें अपने परिवार और अपने उनके जो भी दुर्दशाएँ होंगी उनको भी मद्देनज़र रख के कोई फैसला जो है वो लेना चाहिए। और निश्चित तौर पे वो जो राजनीतिक एक कटाक्ष जो है वो कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी की या आरएसएस की जो भी नीतियां हैं उनके ऊपर, तो वो किसी और दिन हम उन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। अभी के लिए जो है इतनी ही बात करते हुए कांता जी आपका शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद, आप आए, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।